एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आज हम आपके साथ कर रहे हैं ईडीएम्स बिगिनिंग विद द अल्फाबेट पी। पी से शुरू होने वाले जो ईडीएम्स हैं वो मैं आपके साथ कर रही हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बता दूं हमारी पूरी सीरीज है ईडीएम्स की अल्फाबेट ए टू जेड। आप एक बार इसको कर लीजिए, आपको लाइफ में कभी दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स बिगिन। लेट्स सी द फर्स्ट वन। व्हाट डू वी हैव हियर? पैडल वंस ओन कैनो। ओके, कैनो क्या होती है? कैनो इज अ स्मॉल बोट। ये एक छोटी सी बोट होती है। और वंस ओन कैनो, आपकी जो छोटी सी बोट है आप उसको खुद पैडल कर रहे हैं। देखो, पैडल वो वर्ब है। उस बोट को चलाने के लिए क्या कहा जाता है? पैडलिंग। जैसे बोट को रो भी किया जाता है, बोट को पैडल भी किया जाता है। तो पैडल वंस ओन कैनो का मतलब हुआ कि आपकी जो छोटी सी नाव है आप उसको खुद चला रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप इंडिपेंडेंट हो गए। टू बी इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर होना। पैडल वंस ओन कैनो। वहां पर आप एक और लिखिए, टू स्टैंड ऑन वंस ओन फीट। ये बिल्कुल हिंदी का जो है ना हमारा अपने पैरों पर खड़े होना, ये वो है। अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब भी यही है, टू बी इंडिपेंडेंट। टू पैडल वंस ओन कैनो, टू बी इंडिपेंडेंट। बिल्कुल ओके। आगे, पेन इन द नेक। पेन इन द नेक, आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो, वो कितना इरिटेटिंग हो जाता है। आप किसी चीज पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। ओके, कोई भी चीज जो आपको इरिटेट करे तो हम कह देते हैं इट्स अ पेन इन द नेक। ओके, इवन अ पर्सन कैन बी अ पेन इन द नेक। द माइन्यूट स्क्रूटनी डन बाय माय ऑफिसर या बाय माय सीनियर इज अ पेन इन द नेक। दीज ट्रैफिक जैम्स आर अ पेन इन द नेक। समझ में आया? These deadlines are a pain in the neck। कोई भी चीज हो सकती है ये। This constant sound from my neighbor's house is a pain in the neck। These noisy neighbors are a pain in the neck। कोई भी चीज जिससे आपको इरिटेशन हो, आपको परेशानी हो, it's a pain in the neck। परेशान करने वाला व्यक्ति या चीज। ओके, समझ में आ गया? आगे देखो आपके सामने, नेक्स्ट व्हाट वी हैव हियर इज पेंट द टाउन रेड। ओके, और ये कैसे आया? ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट्स जो हैं, ठीक है, ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट्स ने 1837 में, ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट्स ने 1837 में एक बहुत ही वाइल्ड टाइप पार्टी की थी। वाइल्ड टाइप पार्टीज भी होती हैं। ओके, वाइल्ड टाइप पार्टी की थी जिसमें उन्होंने शहर के कुछ हिस्सों पर एक्चुअली ब्रश लेकर ना रेड पेंट कर दिया था। तो ये किस टाइप का हैप्पीनेस हुआ? ये थोड़ा सा वाइल्ड किस्म का हैप्पीनेस हो गया। ठीक है, थोड़ा सा वाइल्ड किस्म का हैप्पीनेस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ, टू सेलिब्रेट विद एंथुजियाज्म। बहुत जोश के साथ जो है सेलिब्रेट करना। ओके, बहुत जोश के साथ और थोड़ा सा अपना वाइल्ड टाइप चीजें कर रहे हैं उसमें। दैट इज टू पेंट द टाउन रेड। When I got the college of my dreams, I painted the town red with my friends. On the last day of our school, during the farewell party, we painted the town red. Clear to you? अगला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सामने अब, पेंडोराज बॉक्स। आपको मैं समझाती हूँ ये पेंडोराज बॉक्स क्या होता है। पेंडोरा कौन थी? पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। पेंडोरा जो थी, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल। और कहां पर ये फर्स्ट फीमेल थी? अब मैं आपको ये बताती हूं कि ये जो थी, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल इन ग्रीक माइथोलॉजी। ओके, ग्रीक माइथोलॉजी से आया है, MYTHOLOGY। ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी से आया है। और जूस जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड है। और जूस के कहने पर पेंडोरा को क्रिएट किया गया था। और सभी भगवानों ने पेंडोरा को सारी अच्छी अच्छी चीजें गिफ्ट में दी थी। लो, हम तुम्हें इंटेलिजेंस देते हैं, हम तुम्हें काइंडनेस देते हैं, हम तुम्हें कंपैशन देते हैं। ओके, वो सारी चीजें उसको बहुत अच्छे से गिफ्ट में मिली थी। लेकिन उसको एक जार भी था उसके पास। ठीक है, पेंडोरा के पास एक जार है जो यहां पर बॉक्स लिखा हुआ है। और इस बॉक्स के अंदर दुनिया में जितनी बुराइयां हैं वो बंद थी। ठीक है, वो बंद थी, लेकिन क्यूरियोसिटी, उत्सुकता जागी पेंडोरा में और वो जानना चाहती थी इस बॉक्स में है क्या। तो फिर उसने क्या किया? उसने बॉक्स को खोला। और जब बॉक्स को खोला तो जितनी नेगेटिव चीजें हैं ना दुनिया में आज, जितनी गंदी चीजें हैं, वो रिलीज होके बाहर आ गई।
ओके वो रिलीज होकर बाहर आ गई। अगर आप पॉवर्टी कह लो, मैल न्यूट्रिशन कह लो, वो सारी रिलीज होकर बाहर आ गई, लेकिन एक चीज जो है वो बॉक्स के अंदर रह गई, एंड दैट वाज होप। ये किसी को नजर नहीं आई। तो फिर ये जो पेंडोरास बॉक्स है ना, ये बहुत चीजों का सूचक बन गया। एक तो ये हो गया, ये इस चीज का सूचक बन गया अनलिमिटेड मुसीबतों का, जो यहां पर है, अ सोर्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड ट्रबल्स, राइट। दूसरा कि अगर आप बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं तो आप अपना नुकसान भी करवा लेते हैं। और क्योंकि होप जो है वो बॉक्स के अंदर ही रह गई थी, तो बुरी सी बुरी ट्रबल वाली सिचुएशन में भी उम्मीद को मत त्यागो। तो दो तीन चीजों का सूचक ये हो गया। और पेंडोरास बॉक्स फिर क्या है? अ सोर्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड ट्रबल, मुसीबतों का पिटारा। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ओके, आगे, टू पैरट समवन्स वर्ड्स, ये है आपके सामने। तोता क्या होता है? तोता, बताओ मुझे किस चीज का सिंबॉलिक है ये? जैसे मैं आपसे हमेशा कहती हूं, हमारे जो बर्ड्स हैं, हमारे जो एनिमल्स हैं, वो भी किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में रट्टू तोता सुना है आपने? है तोते की तरह रट के आ गया और सुना रहा है टीचर को, सुना नहीं है ऐसा? रट्टू तोता वो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं उसको हूबहू बता देता है आपको। ओके, तोता। Repeat exactly what someone says. To parrot someone's words, तोते की तरह दोहराना, तोते की तरह दोहराना। Is it clear to you? Okay, चलिए आगे। पार्ट एंड पार्सल होता है किसी चीज का एसेंशियल पार्ट, जिसको हम हटा नहीं सकते। ओके, और बहुत बार ना ये नेगेटिव उसमें यूज किया जाता है। जब कोई इंसान ना किसी चीज की शिकायत करो, जैसे आप मुझसे कहे मैम हमारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो मैं क्या कहूंगी? इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर एग्जाम। Okay, it is a part and parcel of the marking system. Ups and downs are a part and parcel of life. Profit and loss is a part and parcel of business. समझ में आया? Grief and joy is a part and parcel of life. किसी चीज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम अलग नहीं कर सकते। Is it clear to you? अब अगला क्या है हमारे पास? अगला है हमारे पास pass the buck. ओके, पास द बक का मतलब होता है, यहां पर बक क्या है? यहां पर बक है ब्लेम। ओके, BLAME, ब्लेम, आरोप। जो आरोप है वो आप किसी और के सर मढ़ रहे हैं, ये तो इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। ओके, कहीं क्रिकेट मैच हो रहा है, लोकल गली मोहल्ले में किसी आंटी के घर की खिड़की टूट गई, आंटी बाहर आई गुस्से में, हाँ भाई किसने बॉल मारी? आंटी मैंने नहीं मारी, उसने मारी। वो आंटी मैंने नहीं मारी, उस लंबे वाले लड़के ने मारी। लंबे वाले से मुझे किसने मारी? नहीं, उस छोटू ने मारी। This is what happens. What are the boys doing? क्या करे बेचारे boys? They are saving their skin. Okay, the boys are passing the buck, यानी कि blaming someone else, दोष किसी और पर डालना। Clear? अगला देखिए यहाँ पर पैच अप। ओके, ये है हमारे सामने पैच अप। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या होता है पैच अप। ये आया स्टिचिंग से, सीलने से। अगर कोई कपड़ा फट गया है, मान लो कपड़ा यहां बीच से फट गया, इस तरह से इसमें छेद हो गया। ओके, छेद से थोड़ा बड़ा सा हो गया ये। अब उसके बाद क्या करेंगे? इसके ऊपर एक और कपड़ा लगा देंगे और उसको सील देंगे। तो ये क्या हुआ? ये फिर से ठीक हो गया। तो पैचअप वहीं से आया, मतभेद दूर करना, चीजों को पहले जैसे कर देना। ओके, द मदर इंटरवीन्ड एंड मेड बोथ द बॉयज पैचअप। ठीक है, ठीक करना चीजों को, डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करने का मतलब है सॉल्व करना। नेक्स्ट देखिए, पेव द वे फॉर। पेव द वे फॉर। ओके, पेव करने का मतलब क्या होता है? पेव करने का मतलब होता है कुछ बनाना। यहां पर इस इडियम में यही मतलब है। ओके, आप किस चीज के लिए रास्ता बना रहे हैं मुझे ये बताइए। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे कुछ ब्लैक लीडर्स हुए, उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने विद्रोह किया। सो उन्होंने दे पेव्ड द वे फॉर लॉज रिलेटेड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यस, वो जो चीजें आप तैयारी में करते हैं या चीजें आप शुरू कर देते हैं जिससे और चीजों के लिए रास्ता बन जाता है, दैट इज पेविंग द वे फॉर समथिंग। सानिया मिर्जा, शी पेव्ड द वे फॉर अदर फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन्स इन इंडिया। क्लियर? जो पहल करते हैं, जो शुरुआत करते हैं, वहां पर ये बहुत यूज होता है, पेव द वे फॉर। ओके, गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने क्या देखा कि जम्मू और कश्मीर वाला जो एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा दंगे हैं, फसाद हैं, तो उन्होंने फिर वहां पर बदलाव लाने के लिए क्या किया? दे पेव्ड द वे फॉर चेंजेस देयर। समझ में आया? पेव द वे फॉर, रास्ता बनाना। क्लियर? रास्ता बनाना। नेक्स्ट,
पे अ विजिट, पे अ विजिट, देखो फॉर्मल इनविटेशन में ये पहले यूज होता था। फॉर्मल इनविटेशन, आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो उसमें क्या यूज होता था? आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पे अ विजिट फॉर द कोरोनेशन सेरेमनी, या फिर यू आर कॉर्डली इनवाइटेड फॉर। तो पे अ विजिट वहीं से आया। पे अ विजिट का मतलब होता है किसी से जाकर मिलना। I request you to pay a visit to our school and meet the principal. Go to see someone. किसी से मिलने जाना, वहीं से आया ये pay a visit, ठीक है। I decided to pay a visit to my maternal uncle, यानी कि मेरे मामा से मैं मिलने गई। आगे देखो, नेक्स्ट है आपके सामने pay lip service to। ओके, pay lip service to, बताओ इसका मतलब क्या हुआ? लिप सर्विस, केवल आपके लिप्स मूव कर रहे हैं, आपके मन में इमोशंस नहीं है, आपके मन में इमोशंस नहीं है, आप केवल कहने के लिए वो बात कह रहे हैं। मान लो आपका 2-3 मॉक्स में स्कोर अच्छा नहीं आया, मैं आपकी क्लास लगा देती हूँ, हाँ भाई स्कोर क्यों नहीं अच्छा आ रहा है? आप कहते हैं मैम मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा। आपके एक्सप्रेशंस मुझे क्या कह रहे हैं? आपके एक्सप्रेशंस मुझे ऐसे कह रहे हैं, हाँ ये मुझे गोली दे रहा है, ये केवल कहने के लिए कह रहा है। ही इज ओनली पेइंग लिप सर्विस टू इट। He does when you don't intend to do anything, but you just say for the sake of it. That is to pay a lip service. समझ में आया? To pretend to support, आप दिखावा कर रहे हैं, दिखावे के लिए समर्थन करना, सिंपल कहने के लिए कुछ कहना। देखो कोई एक बहुत घटिया व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो जाए, लोग आकर क्या कहेंगे? ओ जी बड़ा दुख हुआ, ये गुजर गए। ओके, यही तो कहेंगे लोग, लेकिन क्या एक्चुअली उनको अंदर से दुख है? नो। Most of the people who came for the funeral, okay, they paid lip service to the widow. उन्होंने केवल कहने के लिए जो उसकी विधवा थी उससे वो बातें कहीं। क्लियर? आगे, पे थ्रू द नोज, ये बड़ा ही भयंकर है भाई। ओके, पे थ्रू द नोज, ये आयरलैंड से आया। अब मैं बताती हूं ये आयरलैंड से कैसे आया। आयरलैंड भी हमारे दुनिया में एक जगह है आयरलैंड, आपने सुना है आयरलैंड के बारे में? ओके, वहां पर क्या था? 9th सेंचुरी आयरलैंड में, 9th सेंचुरी आयरलैंड में अगर कोई व्यक्ति टैक्स नहीं चुका पाता था तो उसकी नाक काट दी जाती थी, और टैक्स होता था ऊंचा। तो भैया आप टैक्स नहीं चुका पाए तो बदले में आपको अपनी नाक देनी पड़ रही है। ओके, और नाक आपकी बॉडी का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, सामने चेहरे पर दिखता भी है कि कितना भद्दा लगेगा। तो बहुत भारी कीमत चुकाना, पे टू मच, बहुत अधिक कीमत चुकाना, दैट इज पेइंग थ्रू द नोज। डिड यू अंडरस्टैंड? द refugees were made to pay through the nose. The middle class was made to pay through the nose. हमने एक और किया है ऐसा, आप बताएंगे मुझे उसका मीनिंग? कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है आप मुझे ये बताएंगे। क्या ऐसी सिचुएशन होती है? हमने किया है ये सी लिस्ट में। ओके, आपको मैंने करवाया है, आप बताइए इसका क्या मीनिंग है। नेक्स्ट देखो, पे योर लास्ट रिस्पेक्ट, पे योर लास्ट रिस्पेक्ट, सम्मान में हम क्या करते हैं? सम्मान में हम झुकते हैं, हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसके लिए ये कर देना, लेकिन हम लास्ट रिस्पेक्ट कब देते हैं? हम लास्ट रिस्पेक्ट तब देते हैं जब उस इंसान की मृत्यु हो गई है। सो पे योर लास्ट रिस्पेक्ट का मतलब यही होता है टू अटेंड समवन्स फ्यूनरल। Okay, people who went to pay the last respects only paid lip service. They just pretended. अंतिम श्रद्धांजलि देना, that is the meaning. Okay, next. ये आपके सामने peace of mind. Okay, इसके बगल में आप एक ये भी लिख लो, to give a peace of mind. To give a peace of mind. और इसमें मैं क्या करूंगी ना, my dear students, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए एक सेंटेंस बनाऊंगी पीस ऑफ माइंड से, और आप अपने आप गेस कर लेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। समझ में आया? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, सेविंग्स गिव मी पीस ऑफ माइंड। अगर मैं बचत करती हूं तो वो मुझे मानसिक शांति देता है। तो पीस ऑफ माइंड क्या हुआ? वो सारी चीजें जो आपको मेंटल कामनेस देंगी। This constant noise in my neighbor's house, it disturbs my peace of mind. समझ में आया? If I talk rudely to someone, it disturbs my peace of mind.
माई वर्क गिव्स मी पीस ऑफ माइंड, यानी कि मुझे शांति देता है। कोई भी चीज जो आपको शांति देगी, इट इज योर पीस ऑफ माइंड। समझ में आया कि नहीं आया? इन टूडेज फास्ट वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, व्हेन आई स्विच ऑफ माई मोबाइल एंड आई कीप इट ऑन द साइड, इट गिव्स मी पीस ऑफ माइंड। क्लियर? ओके। मानसिक शांति। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, द टीचर डिसाइडेड टू गिव अ पीस ऑफ माइंड टू हर स्टूडेंट बिकॉज ही हैड बीन एब्सेंट फॉर लॉन्ग। किसी की फटकार लगाना, किसी को उसको सख्ती से डांटना, उसको बताना कि उसको क्या करना है, दैट इज टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे सामने पेनी वाइज पाउंड फुलिश। ये है आपके सामने पेनी वाइज पाउंड फुलिश। व्हाट इज दिस? ट्राई एंड अंडरस्टैंड। पेनी इज अ वेरी स्मॉल करेंसी। पेनी बहुत ही छोटे पैसे हैं, ये स्मॉल करेंसी है। और पाउंड क्या है? पाउंड इज अ बिग करेंसी। ओके, अब ध्यान से सुनो। पेनी जब आप खर्च कर रहे हैं, छोटी करेंसी खर्च कर रहे हैं, तब तो आप बड़ी समझदारी से सोच समझ के कर रहे हैं, अच्छा ये लूं कि नहीं लूं, ये क्या वैल्यू ऑफ मनी है, क्या मुझे इतने पैसे खर्च करने चाहिए, आप बड़ा सोच रहे हैं। लेकिन जब आप बड़े खर्चे कर रहे हैं, पाउंड खर्च कर रहे हैं, तब आप लापरवाही से कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? छोटे छोटे खर्चे करते टाइम तो आप बड़े सतर्क हैं, आप बड़े अलर्ट हैं, लेकिन बड़े खर्चे करते टाइम आप दिमाग नहीं लगा रहे हैं, आप लापरवाही से कर रहे हैं। तो ये वही है, केयरफुल इन स्मॉल थिंग्स बट केयरलेस इन बिग मैटर्स। छोटी बचत और बड़ी में आपने पैसा बर्बाद किया। पेनी वाइज पाउंड फुलिश। पेटी माइंडेड, ये लीजिए। नेक्स्ट है आपके सामने पेटी माइंडेड, PETTY पेटी एंड MINDED माइंडेड, पेटी माइंडेड। अब आप मुझे बताइए कि ये जो पेटी माइंडेड है, ओके, क्या पेटी जो है ये एक इंग्लिश वर्ड है? मैं आपको बताऊं, पेटी जो है ये पेटिट से आया, एंड पेटिट इज अ फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच। एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स स्मॉल, वहीं से आया ना पेटाइट, ओके, PETITE। बहुत सारे वर्ड्स ना, अगर आप उनका ओरिजिन जाने कि वे वहां उस लैंग्वेज से आया और इसका ये मतलब है, आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इन सब चीजों में बहुत हेल्प मिलेगी। और हमने लुमिनेर ने जो हमारा स्टडी मटेरियल है ना, उसमें रूट वर्ड्स को भी अल्फाबेटिकली A to Z की ये रूट वर्ड है, ये इस लैंग्वेज से आया, ये इसका मीनिंग है, और इससे ये वर्ड्स बने हुए हैं, वो पूरा आपके लिए अल्फाबेटिकली कवर किया हुआ है। फाइन। अब देखो, पेटी माइंडेड, छोटी सोच वाला, बहुत संकीर्ण सोच वाला, क्योंकि इसका मतलब ही है स्मॉल। तो नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड, ओके। बहुत बार आप देखना ऐसी जगह पर लोगों में भेदभाव कर दिया जाता है, आप सोचते हैं यार ये इसने क्या कर दिया, ये इसने क्या कर दिया, लोगों के खाने में फर्क कर दिया जाता है। दैट इज अ वेरी पेटी माइंडेड अप्रोच। ओके, पेटी माइंडेड एटीट्यूड हो सकता है, पेटी माइंडेड अप्रोच हो सकती है। ओके, यू हैव अ वेरी पेटी माइंडेड अप्रोच। कोई क्रिकेट टीम है, एक बंदा टीम के बारे में नहीं सोच रहा, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। दैट इज अ पेटी माइंडेड थिंकिंग, छोटी सोच। समझ में आया? ओके, पेटी माइंडेड। फिर है पिक अ क्वारल, पिक अ क्वारल। यू विल फाइंड मेनी पीपल हु विल पिक अ क्वारल। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग झगड़े की शुरुआत कर रहे हैं, झगड़ा करने का मौका जो ढूंढते हैं, उनके लिए हम ये कहते हैं ही पिक्ड द क्वारल। ऐसा होता है, ऐसा होता है। थोड़ा सा भीड़भाड़ वाली जगह जाओ, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन में जाइए, आप वहां क्या देखेंगे? जिन लोगों का रिजर्वेशन नहीं है वो क्या कहेंगे? दिन में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, ये हमारी सीट है, आप ऐसे ही बैठ गए हैं, एंड दे विल ट्राई टू फाइट विद यू। दैट इज व्हाट हैपेंस। पिक अ क्वारल, स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट, झगड़ा करना, झगड़ा करना, ये लोगों में टेंडेंसी होती है। माई फ्रेंड पिक्ड द क्वारल although it was not the mistake of the other boy. Pick a quarrel. Pick and choose, pick लेना, choose चुनना। Pick and choose का मतलब simple, to select very very carefully. The manager has picked and chosen his team. ओके, जो बहुत वेल क्वालिफाइड होते हैं, बहुत सारी डिग्रियां होती है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, दे कैन पिक एंड चूज द कंपनी दे वांट टू वर्क फॉर, दे कैन पिक एंड चूज वेयर दे वांट टू लिव, दे कैन पिक एंड चूज इन विच कंट्री दे वांट टू वर्क, पिक एंड चूज, टू सेलेक्ट केयरफुली। क्लियर? आगे, पिक्चर परफेक्ट। ये देखिए,
पिक्चर परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट, ओके पिक्चर क्या होती है बताओ मुझे, किसकी तस्वीर हो सकती है, कोई पेंटिंग हो सकती है, राइट कोई फोटो हो सकती है, और जनरली पेंटिंग और फोटोज में कमियां नहीं होती, पुराने टाइम में तो नहीं होती थी, ओके बहुत अच्छी वो पेंटिंग करता था, ओके अगर कोई चीज, कोई तस्वीर, कोई सिचुएशन, ओके वो उसमें कोई भी कमी नहीं है, फ्लॉलेस का मतलब होता है कोई भी कमी नहीं है, कंप्लीटली फ्लॉलेस है, तब हम कहेंगे इट इज पिक्चर परफेक्ट, बिल्कुल सही। ओके एक और लिखो यहां पर जो आजकल बहुत यूज होता है, टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू बी ट्रू, ये भी आप जो है नोट कर लीजिए, टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है ये आपके सामने है, टू गुड टू बी ट्रू। अगर कोई चीज बिल्कुल परफेक्ट लगे, हम उसमें कोई कमी ही ना निकाल पाए, इट इज अ पिक्चर परफेक्ट रिलेशनशिप, इट इज अ पिक्चर परफेक्ट हाउस, स्विट्जरलैंड इज अ पिक्चर परफेक्ट कंट्री, उसमें कोई कमी है ही नहीं। और आजकल एक ये बहुत यूज होता है टू गुड टू बी ट्रू, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि ओ आज वो यहां वेकेशन पे जा रहा है, आज वो वहां वेकेशन पे जा रहा है, और हम सोचते हैं यार अब इतना ज्यादा अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो कोई कमी होगी, इट इज टू गुड टू बी ट्रू, वहां पर ये यूज होता है, क्लियर। नेक्स्ट पिंक ऑफ हेल्थ है आपके सामने, और ये जो पिंक कलर है PINK पिंक, ओके ये जो पिंक कलर है हमारे गालों का पिंक कलर, उसको रेफर किया जा रहा है, हमारे चीक्स वो कब रेड होंगे, वो कब पिंक होंगे, जब मेरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छा है। अगर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा है दैट मीन्स आई एम इन परफेक्ट हेल्थ, आई एम इन एक्सीलेंट हेल्थ, दैट इज पिंक ऑफ हेल्थ। प्ले इट सेफ, सेफ खेलो, ये है आपके सामने, सेफ खेलने का मतलब क्या हुआ, सेफ खेलने का मतलब यही हुआ कि आप कोई रिस्क ना लें, ओके कोई रिस्क नहीं लेंगे आप, टू अवॉइड रिस्क, जोखिम से बचना, जोखिम से बचना, दैट इज द मीनिंग। नेक्स्ट देखो आपके सामने क्या है, नेक्स्ट है आपके सामने प्ले वंस ट्रम्प कार्ड, और इसके पास आप निशान लगाकर लिखेंगे इंपॉर्टेंट, 22 के लिए प्ले वंस ट्रम्प कार्ड, इसके बगल में आप निशान लगाकर लिखिए, ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी एग्जाम्स में आता है, काफी एग्जाम्स में आता है, मैं आपको ये समझा देती हूं। ब्रिज में, ओके गेम है पत्तों का, ताश का ब्रिज, उसमें जो ट्रम्प कार्ड होता है, ठीक है ये एक कार्ड होता है ताश के पत्तों में, ये जो ट्रम्प कार्ड होता है ये बाकी पत्तों को बीट कर सकता है, ये बाकी पत्तों से ज्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल है, समझ में आया। तो ट्रम्प कार्ड आपका क्या हुआ, जो आपकी एक ऐसी क्वालिटी जो बाकी सारी क्वालिटी पर भारी पड़ जाती है, सामने वाले की सारी चीजों पे भारी पड़ जाए, उसको हम कहते हैं कि वो आपका ट्रम्प कार्ड है। ब्रिज एक गेम है, उसमें जो ट्रम्प कार्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है जो बाकी सब पर भारी पड़ता है, तो कोई भी ऐसी चीज हम कहते हैं ना, हिंदी में इसको शायद तुरप का इक्का कहते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर, ओके तो जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एडवांटेज है दैट इज योर ट्रम्प कार्ड। मान लीजिए कोई बैट्समैन है, उसकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है, वो पर्टिकुलर बॉल को बहुत अच्छा खेलता है, सो दैट इज हिज ट्रम्प कार्ड। इंग्लिश में भी हो सकता है आपका एक पर्टिकुलर एरिया बहुत स्ट्रांग हो, आपकी हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, सो दैट इज योर ट्रम्प कार्ड। डिड यू अंडरस्टैंड। एक और होता है एक्लीज हील, हमने ए लिस्ट में किया है, जरा बताएंगे मुझे एक्लीज हील क्या है, ये ऑपोजिट है इसका या फिर ये सिमिलर है। प्ले सेकंड फिडल, प्ले सेकंड फिडल ये है सबऑर्डिनेट रोल लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आपका नहीं है, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने है प्ले टू द गैलरी, ओके प्ले टू द गैलरी। अब देखो पुराने टाइम में प्लेस वगैरह होते थे और गैलरी जो होती थी उसमें किस तरह के लोग बैठते थे मैं आपको वो बताती हूं। गैलरी में वो लोग बैठते थे जो सबसे ज्यादा शोर करते थे, ओके और ये सबसे ज्यादा क्राउडेड भी होती थी, तो जो सबसे ज्यादा शोर करने वाले लोग हैं, क्राउडेड होगी। आपने देखा है आज के टाइम में क्या होता है, जो फ्रंट सीट्स होती हैं वो सबसे सस्ती होती हैं सिनेमा हॉल्स में,
ओके और वहां पर जो लोग बैठते हैं वो सीटियां मारते हैं, वो ताली मारते हैं, और उनमें से पुराने टाइम में कुछ लोग तो पैसे वैसे भी फेंका करते थे स्क्रीन पर अगर उनको कोई सीन पसंद आता था। तो अगर जो एक्टर्स है स्टेज पर वो इन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए अकॉर्डिंगली बिहेव करने लगे, अपनी एक्टिंग को एग्जैगरेट करने लगे, तो वो होता है प्लेइंग टू द गैलरी, यानी कि वो सब करना जो पॉपुलैरिटी के लिए किया जाता है, जो पॉपुलैरिटी के लिए किया जाता है, दैट इज शो ऑफ फॉर पॉपुलैरिटी, दैट इज प्लेइंग टू द गैलरी। गोविंदा की बहुत सारी मूवीज पर क्या आरोप लगता है, ओ क्लास नहीं है, क्लास नहीं है, ओके वो ऐसे ही नंबर वन वाली मूवीज कर लेता है, ओके उसका जो सेंस ऑफ ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग सेंस है वहां पर, ड्रेस सेंस वो अच्छा नहीं है, इस तरह के तो आरोप लगते हैं। लेकिन वो मासेस को केटर करा है, जो मासेस को बहुत सारी जो हमारी जनता है उसको खुश करने के लिए किया जाए, दैट इज टू प्ले टू द गैलरी। समझ में आया? द पॉलिटिशियन does not intend to do it, he is only playing to the gallery। clear? आगे फिर है play with fire। play with fire ये बताइए इसका मतलब क्या होता है? आग किस लिए जानी जाती है? आग जानी जाती है खतरनाक होने के लिए, और अगर आप आग से खेल रहे हैं then you are taking very dangerous risks in life, you are playing with fire। ये लोग जो दूसरी कंट्री में इलीगली घुसते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो कौन सा तरीका है जहां पर आप बहुत सारी कंट्रियों से पैदल जाकर घुसते हैं, दे आर प्लेइंग विद फायर। इफ यू आर गोइंग टू लाई बिफोर द जज, यू आर प्लेइंग विद फायर। इफ यू आर गोइंग टू फॉल इन बैड कंपनी, यू आर गोइंग टू प्ले विद फायर। समझ में आया? तो खतरे से खेलना। नेक्स्ट देखो, पुअर एज अ चर्च माउस। चर्च, ओके ये तो आपने सुना होगा, क्रिश्चियंस यहां पर प्रे करने जाते हैं, चर्च में खाने की कोई चीज नहीं होती, वो फूड स्टोर नहीं करता। द चर्च डज नॉट स्टोर फूड, ये फूड स्टोर नहीं करता। अब आप मुझे बताइए, तो वहां पर जो चूहा है वो बेचारा क्या खाएगा? वो कुछ नहीं खाएगा, उसको उसके पास कुछ होगा ही नहीं खाने के लिए, तो क्या वो बहुत गरीब चूहा हुआ? एब्सोल्युटली। वहीं से आया पुअर एज अ चर्च माउस मींस एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ज्यादा गरीब होना। समझ में आ गया? चूहे से रिलेटेड एक तो ये आता है पुअर एज अ चर्च माउस, और दूसरा आता है क्वाइट एज अ माउस, बिल्कुल शांत चुप, आवाज नहीं करता चूहा, आपको पता ही नहीं होगा यहाँ कोने में चूहा है। ओके नेक्स्ट, पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। ठीक है, अब मैं ये समझाती हूं आपको। ओके पुराने टाइम में जो सेलर्स थे, ओके जब वो सेल करते थे और तूफान आ जाए, जो सेलर्स कौन होते हैं? नाविक, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ओके नई नई खोज करेंगे, ये देश वो देश, इस तरह की बातें हुआ करती थी पहले। तो अगर तूफान आ जाता था, इफ देयर वाज अ स्टॉर्म, फाइन, अब उस तूफान में क्या होगा? लहरें उठेंगी, गिरेंगी, उनकी बोट भी जो है ऊपर नीचे होगी, वो क्या चाहेंगे कि तूफान जो है शांत हो जाए। उस टाइम ये बिलीफ था, ये विश्वास था कि अगर हम इन उठती हुई लहरों के ऊपर तेल डाल दें, विच इज ऑयल, अगर हम तेल डाल दें तो लहरें शांत हो जाएंगी। तो तूफान को शांत करना, तो पोर ऑयल, पोर मतलब उड़ेलना, अगर हम ट्रबल्ड वाटर्स पर उन वेव्स के ऊपर ऑयल डालेंगे तो लहरें शांत हो जाएंगी। तो ये किस चीज का प्रतीक बन गया? ये बन गया शांति का, पीस का प्रतीक, यानी कि सिचुएशन को शांत करना, मामला शांत करना। दोनों पार्टनर्स में बहुत लड़ाई हुई, दोनों जो है पहुंच गए पुलिस स्टेशन, और अच्छे पुलिस ऑफिसर्स थे वहां पर। दे ट्राइड टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, उन्होंने सिचुएशन को शांत करने की कोशिश की। क्लियर? नेक्स्ट, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। ये बड़ा अच्छा, ये वन ऑफ माय फेवरेट्स भी है, इंडिया में तो ये होना ही चाहिए, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। बताइए, आपने कुछ प्रवचन वगैरह सुने, बाबा के प्रवचन? बताइए जरा। अभी आपकी एज नहीं हुई है सुनने की, हाँ ये बात तो मैं अग्री करूंगी कि अभी आपकी बाबाओं के प्रवचन सुनने की एज नहीं हुई है, बट एनीवेज ओके टेल मी व्हाट इट इज। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। ये बाबा क्या कहते हैं बताओ मुझे? ये बाबा ये कहेंगे ना कि बेटा तुम्हें पैसे से लगाव नहीं होना चाहिए, सारी मोह माया को काबू में कर लो, ओके तुम्हें केवल अपने कर्म पर जो है ध्यान देना चाहिए, तुम्हें दुनिया का भला करना चाहिए। और ये सब ज्ञान देने के लिए बाबा जी आपसे
लाखों रुपया ऐंठ लेते हैं, तभी तो वे प्रवचन देने आते हैं किसी के घर या किसी फंक्शन में, राइट? यही तो होता है। फाइन, तो हम बाबा जी से क्या कह सकते हैं? अरे बाबा जी, आप जो हमें कह रहे हैं उसका पालन आपको भी तो करना है। वही होता है कि जो आप सिखा रहे हैं, प्रीच का मतलब टीच, जो आप प्रवचन दे रहे हैं, जो आप टीच कर रहे हैं, आप उसको स्वयं भी तो प्रैक्टिस करें। अगर किसी के फादर स्मोक करते हैं, वो बेटे को थोड़ा ही कह सकते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो बेटा क्या कह देगा उनसे? पापा जी, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, डू व्हाट यू आर एडवाइजिंग अदर्स टू डू, जैसा कहो वैसा करो, जो आप कह रहे हैं ये आपको खुद भी तो करना है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोज एंड कॉन्स। क्या मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स का मीनिंग बताऊं, तब आप मुझे इसका बताएंगे? प्रोज एंड कॉन्स है आपके सामने। अब ये प्रोज एंड कॉन्स कहां से आया? ये लैटिन भाषा से आया। प्रो का मतलब फॉर, कॉन्स का मतलब अगेंस्ट। सिंपल, फॉर एंड अगेंस्ट, यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फायदे और नुकसान। What are the pros and cons of this proposal? ये जो प्रस्ताव है इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है? What are the pros and cons of a recorded course? फायदा यही है कि you can see it at your own convenience. Fine. If you want, you can watch multiple videos in a day if you are short of time. और उसके कुछ disadvantages भी होंगे. So pros and cons, advantages and disadvantages, फायदे और नुकसान. Clear? नेक्स्ट, टू पुल समवन्स लेग्स, टांग खींचना। टांग खींचने का मतलब होता है सिंपली किसी को टीज करना, किसी को चिढ़ाना, दैट इज द मीनिंग। ओके, माई फादर ऑलवेज लव्स टू पुल माई लेग, समझ में आया? पुल समवन्स लेग। नेक्स्ट देखिए आपके सामने है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस पर आप निशान लगाइए। ओके, और अब मैं आपको इसका मतलब समझाती हूं। पुट अ स्पोक इन द व्हील, पुट अ स्पोक इन द व्हील, व्हील, ओके, व्हील क्या है? व्हील ये पहिया है। ओके, साइकिल का पहिया इमेजिन करो, और थोड़ी पुरानी साइकिल इमेजिन कर लेना, वो बीच से ऐसी होती थी, फिर उसमें इस तरह की ये ताड़ियां होती थी। इन ताड़ियों को हिंदी में क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज स्पोक्स, SPOKES, दीज आर नोन एज स्पोक्स, SPOKES। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब अगर मैं इनके बीच में कोई डंडा फंसा दूं तो पहिया जो है फिर वो घूमेगा नहीं, और पहिए का जो घूमना है वो इंडिकेट करता है प्रोग्रेस, तरक्की, आगे बढ़ना, टू कीप द व्हील मूविंग, प्रोग्रेस करना। समझ में आया? लेकिन अगर आपने उसके बीच में कोई डंडा अड़ा दिया, यू आर पुटिंग अ स्पोक इन वंस व्हील, यू आर हिंडरिंग समवन्स प्रोग्रेस, आप उसमें अड़चन डाल रहे हैं, आप उसमें अड़चन डाल रहे हैं, दैट इज द मीनिंग। ओके, माई प्रमोशन वॉज ड्यू, आपका प्रमोशन ड्यू था, लेकिन आपका कोई कलीग है, उसको पसंद नहीं है कि अच्छा इसका प्रमोशन हो रहा है, मैं कैसे रह गया, वो जाकर आपके बॉस के कान भर देता है। फाइन, तो व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? ही इज ट्राइंग टू पुट अ स्पोक इन द व्हील। क्लियर? ओके, अड़चन डालना, किसी चीज में अड़चन डालना। क्लियर? पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ओके, ये भी बहुत कॉमन है और बहुत सारे आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ओके, यहां पर एक ही सिंगल प्लान आपके पास, देखो एग किस लिए जाना जाता है बताओ मुझे? एग जाना जाता है बहुत ही डेलिकेट होने के लिए, गिरा और टूटा, गिरा और टूटा, यही तो होता है अंडा, और उस अंडे में है ही क्या, राइट? अब आपके सारे अंडे एक ही टोकरी में हैं, अगर वो टोकरी गिर गई तो क्या हुआ? आपका तो सारा ही प्लान चौपट हो गया। सो दिस इज द मीनिंग, टू रिलाई ऑन अ सिंगल प्लान, एक ही योजना पर निर्भर रहना। ओके, आपसे मैं पूछूंगी कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर? आप कहेंगे मैम बस मैं यही एग्जाम दे रहा हूं। अगर आप एक ही एग्जाम दे रहे हो तो मैं क्या कहूंगी? व्हाई आर यू पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट? यू नीड टू डाइवर्सिफाई। समझ में आया? क्लियर? ओके, आगे, इन अ नटशेल, पुट इट इन अ नटशेल, ये क्या होता है? ये आया है होमर की आईलिड से। दिस इज द नेम ऑफ द बुक, आईलिड, एंड दिस इज द राइटर। इन्होंने ये एक बहुत ही डिटेल्ड माइथोलॉजिकल पोएम लिखी, बहुत ही लंबी थी ये, तो लोगों ने कहा जरा इसको छोटी कर दो, और कहते हैं कि इन्होंने इतनी छोटी कर दी कि फिर ये एक वॉलनट के छिलके में भी समा गई। वॉलनट होता है आपका अखरोट, हालांकि एग्जैगरेटेड वर्जन है, बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, तो यानी कि टू से समथिंग ब्रीफली,
I want you to tell me in a nutshell. I want you to give me in brief. I want you to give me a gist. I want you to give me a summary. I want you to come to the point. इन सब का मतलब है संक्षिप्त में, संक्षिप्त में, संक्षिप्त में. Is it clear? Clear everybody? To put it in a nutshell का मतलब होता है बहुत ज्यादा संक्षिप्त में, ब्रीफ में. Put one's foot down. Be firm in decision making. सख्ती से निर्णय लेना. आपने देखा है जब कोई व्यक्ति गुस्सा होता है तो इधर उधर चलता है और फिर बहुत सख्ती से अपने पैर पटकता है. तो वो जो बहुत सख्ती से अपने पैर पटक के कोई बात कहना कि अब ये ऐसा ही होगा. आपने अगर ऐसे लोग नहीं देखे ना, आप थोड़ा सा आइए नॉर्दर्न इंडिया की तरफ, हमारे हरियाणा पंजाब साइड आइए, वेस्टर्न यूपी साइड आइए, ओके. और वहां पर देखना जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो स्ट्रांग से होते हैं, उनके घर में खूब चलती है. और मुझे बड़े बुजुर्ग ऐसे ही पसंद है कि चलनी उन्हीं की चाहिए, लास्ट तक वो एंजॉय करे अपनी लाइफ, राइट. तो सख्ती से जब आप अपनी बात को कहते हो और कहते नहीं यही होगा, मेरे जीते जी घर का बंटवारा नहीं होगा, ऐसा ही होगा. मैं अपने बच्चों से क्या कहती हूँ, नहीं बढ़ेगी तुम्हारी पॉकेट मनी, नहीं मिलेगा तुम्हें आईफोन. Okay, so what am I doing? Firm in decision making. सख्ती से निर्णय लेना. Clear? Next, put one's shoulder to the wheel. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप निशान लगाइए. आपने कभी देखा है कोई तांगा हुआ या फिर कोई बैलगाड़ी हुई, वो फंस गई, कहीं वो कीचड़ वीचड़ में फंस गई. जब वो फंसेगी तो दो चार लोग आएंगे, जहां पहिया है ना वो पहिए के पास अपना कंधा लगाएंगे और उसको धक्का मारेंगे, उसको कीचड़ से निकालने की कोशिश करेंगे. सो दे आर पुटिंग देयर शोल्डर टू द व्हील. वो धक्का लगाना आसान काम नहीं है, तो वहीं से ये आया. ओके, टू वर्क वेरी हार्ड, मेहनत करना. यू नीड टू पुट योर शोल्डर टू द व्हील इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम. समझ में आया? You need to put your shoulder to the wheel if you want to score very well. You need to put your shoulder to the wheel if you need a rank. You need to burn the midnight oil. समझ में आया? ओके, burn the midnight oil का जरा मुझे मीनिंग बताइए. फिर है put up with. Put up with का मतलब ही सिंपल है, बर्दाश्त करना. आपके पास कोई रास्ता ही नहीं, आपको बर्दाश्त करना पड़ रहा है. ओके, we have to put up with the poor quality of air in NCR. समझ में आया? हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है. put up with बर्दाश्त करना. ओके, चलिए. वाओ, here we are on the questions. सारे idioms जो P से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको करवा दिए हैं. अब आ गई हूं मैं एक्सरसाइज पर. प्रैक्टिस एक्सरसाइज के सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस यहां होंगे, बाकी सारे आपको हमारे स्टडी मटेरियल से करने हैं. आप ज्वाइन करें लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स अगर आप अपनी इंग्लिश पर मास्टरी चाहते हैं. बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है आपके लिए, एंड यू विल फील द डिफरेंस वंस यू डू इट. Pave the way for, pay lip service to, pay through the nose, pay your last respects. ये हमारे 4 क्वेश्चंस हैं. Pave the way for तो किसी चीज के लिए रास्ता बनाना है, so it will go with B. B is my correct answer. Pay lip service to, कहने के लिए कोई बात कहना, तो ये हुआ pretend to support. फिर है pay through the nose, भारी कीमत चुकाना, ये होता है. नंबर 3 will be to pay too much. Last respects हम देंगे funeral पर. So 1 goes with B. 1 is with B here. Then 2 goes with A. 3 goes with D. Yes, correct. This is my answer. Correct. यही हमारा आंसर है. चलिए आगे. Complete the idiom penny wise dash foolish. Penny wise pound foolish. छोटे छोटे खर्चे करते टाइम तो आप सावधान हैं, लेकिन बड़े खर्चे करते समय आप जो है लापरवाह हो जाते हैं. दैट इज द मीनिंग. पेनी वाइज पाउंड फुलिश. ओके, चलिए नेक्स्ट दिखाती हूं आपको. स्पॉट द एरर भी आ गया. ही ऑलवेज सेज वी शुड preach what we practice, but he doesn't do it himself, which is hypocritical. Okay, ये सेंटेंस आपके सामने है. ईडियम्स भी आपको सही तरीके से यूज करने आने चाहिए. मैं एक प्रीवियस ईयर पेपर देख रही थी, वहां पर निप इन द बड, ओके, ये ईडियम आना चाहिए था और उन्होंने निप ऑन द बड कर रखा था. ठीक से देखो, क्वेश्चंस भी अलग अलग तरीके से डिजाइन हो सकते हैं. क्वेश्चंस जब अलग तरीके से डिजाइन हो जाते हैं तो आपको दिक्कत हो जाती है. यहां देखो, ही ऑलवेज सेज वी शुड प्रीच व्हाट वी प्रैक्टिस. जो हम स्वयं करते हैं हमें वही सिखाना भी चाहिए. नो,
स्वयं तो हो सकता है कि मैं एक अच्छी लाइफ नहीं जी रही हूं, तो क्या मैं सबको यही कहूं नहीं 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 नहीं, आप ना सिर्फ अपने बारे में सोचा एंड ऑल दैट? नो, आपने ईडीएम का मीनिंग ही बदल दिया। ईडीएम है हमारा प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच का मतलब होता है कि जो आप दूसरों को सिखा रहे हैं उसका खुद भी आपको पालन करना है। अगर आप दूसरों से कह रहे ना सुबह 5 बजे उठो, तो स्वयं भी आप सुबह 5 बजे उठो। सो वेयर इज माई एरर? माई एरर इज इन पार्ट बी। दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर। क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट, दैट वाज इट। ओके, इस वीडियो में इतना ही मुझे आपको कराना था, बाकी सारा आप स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।